फ्लाइट 93 अपने मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट लेट थी और यूनाइटेड एयरलाइंस का बोइंग 757 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा अपने टेक ऑफ का इंतजार कर रहा था। फर्स्ट क्लास की लाइनों में 4 अरब निजात शहरी बैठे थे जिनके पास सिर्फ वन वे टिकट था, यानी उन्होंने वापसी का टिकट नहीं खरीदा था। उन्होंने एक रात कबल अरबी में तहरीर करदा एक दस्तावेज का मुताला किया था जिसमें उन्हें हिदायत की गई थी कि वो अपने आप को तमाम फितनों से दूर रखें, खुद को जद्दोजहद के लिए तैयार करें और अल्लाह की राह में जान देने के अपने अहद को याद रखें। ये कहानी है अमेरिका की तारीख में होने वाले सबसे बड़े हमले 9/11 के एक हाईजैक जहाज फ्लाइट 93 की, जहां मुसाफिरों की बहादुरी से दुनिया का सुपर पावर दारुल खिलाफा तबाही से बाल बाल बच गया। एक राइटर टॉम मैकमिलन अपनी किताब फ्लाइट 93 द स्टोरी ऑफ द आफ्टरमैथ एंड द लेगेसी ऑफ अमेरिकन करेज में लिखते हैं, इतनी बारीक बीनी से इस मंसूबे पर तैयारी के बावजूद अलकायदा ने इस इम्कान पर गौर नहीं किया था कि परवाज में ताखीर भी हो सकती है। ये अफराद जिस मंसूबे पर अमल पैरा थे वो सबसे पहले सन 1996 में अफगानिस्तान के पहाड़ों में बनाया गया था और अगले कई सालों में इसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां की गई थी। हाईजैकिंग के लिए जिन 4 परवाजों का इंतखाब किया गया था वो सब आज की सुबह 7:45 और 8:10 के दरमियान टेक ऑफ करने वाली थी। ये भी तय पाया था कि जहाज के टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही हाईजैकिंग शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक और वक्त पर होता तो चारों तैयारे एक एक करके बड़ी इमारतों से टकरा जाते और अमरीकी सियासतदानों और अस्करी क़यादत को सोचने का वक्त भी न मिलता। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक 8:41 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ्लाइट 93 के कैप्टन जेसन डॉल और फर्स्ट ऑफिसर लेरॉय होमर को बताया कि वो रनवे 4 से टेक ऑफ कर सकते हैं। 1 मिनट बाद फर्स्ट क्लास में अपने सीटों पर बैठे अरब निजात जियाद अल जर्राह, अहमद अल हजनवी, अहमद अल नामी और सईद अल गामदी ने अपने आप को मिशन के लिए तैयार किया। तारीख थी 11 सितंबर 2001 और दिन था मंगल। बिलाखिर चंद ही सेकंड में फ्लाइट 93 फिजा में थी। तकरीबन तैयारा खाली था। 182 मुसाफिरों की गुंजाइश वाले तैयारे में कुल 33 मुसाफिर बैठे थे। इसी दिन सुबह ठीक 8:40 पर एक तैयारा 5000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया। इसने फलकबोस इमारत की 93 से 99 मंजिल के दरमियान एक बहुत बड़ा सुराख बना दिया था। अभी लोग समझ ही पा रहे थे कि क्या हुआ है कि 17 मिनट बाद 9:03 पर दूसरा तैयारा जनूबी टावर से टकराया और अमरीकी इंतजामिया को एहसास हो गया कि अमरीका हमले की जद में आ चुका है। सुबह 9:19 पर यूनाइटेड फ्लाइट डिस्पैचर एड ब्लिंक्स ने इलाके में उड़ने वाले 16 तैयारों को पहली वार्निंग इन अल्फाज में जारी की, कॉकपिट में किसी किस्म की दखल अंदाजी से होशियार रहें। न्यूयॉर्क में 2 तैयारे ट्रेड सेंटर की इमारत से टकरा गए हैं। परवाज के रिकॉर्ड से पता चलता है कि फ्लाइट 93 को ये पैगाम सुबह 9:24 पर मौसूल हुआ। सुबह 9:26 पर कैप्टन डॉल ने बेलिंग्स को जवाब दिया, एट कंफर्म लेटेस्ट मैसेज। ठीक 2 मिनट बाद यानी 9:28 पर फ्लाइट 93 के कॉकपिट के दरवाजे के बाहर एक शोर सुनाई दिया जिसकी आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी सुनी। फ्लाइट 93 में मौजूद चारों हाईजैकर तेजी से अपनी नशिस्तों से उठ गए। वो 9:28 पर कॉकपिट में दाखिल हुए। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि इसी लम्हे जहाज 30 सेकंड के मुख्तसर वक्त में 680 फीट की बुलंदी तक उठ गया। इसी वक्त क्लोलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुना, मेडे, गेट आउट ऑफ हेयर। 30 सेकंड बाद यही जुमला 3 बार सुना गया। पसो मंजर में जद्दोजहद की मध्यम आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ये मुमकिन है कि डॉल या होमर ने दानिस्ता तौर पर माइक्रोफोन का बटन दबा रखा था ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मौजूद लोग ये सुन सकें
कि तैयारे के कॉकपिट में क्या हो रहा है। मिचेल जोकोफ अपनी किताब फॉल एंड राइज एंड स्टोरी ऑफ 9/11 में लिखते हैं, अगले 90 सेकंड में क्लोलैंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉन वर्थ ने तैयारे से राब्ता करने की 7 कोशिशें की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद उन्हें इसकी वजह मालूम हुई। 9:31 पर एक नामालूम शख्स ने भारी सांस लेते हुए अजीब लहजे में बोलना शुरू किया। ये पैगाम जहाज में बैठे मुसाफिरों के लिए था, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने भी इसे सुना। पैगाम था, ख़वातीन व हज़रात, कप्तान को सुने, बराए मेहरबानी बैठ जाएं और बैठे रहें, तैयारे में बम मौजूद है। यह आवाज़ 4 में से एक हाईजैकर ज़ियाद अल जर्राह की थी, जो इस वक्त तक फ्लाइट 93 का कंट्रोल संभाल चुका था। अनाड़ियों की तरह जहाज को नीचे लाया गया। अब जर्राह ने फ्लाइट 93 का रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया। वो सुबह 9:39 पर तैयारे को 40,000 फुट की बुलंदी पर ले गया। इसके बाद उन्होंने जहाज को किसी अनाड़ी पायलट की तरह नीचे लाना शुरू कर दिया। 9:39 पर जर्राह ने एक मर्तबा फिर ऐलान करने की कोशिश की। इस बार उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा पुरएतमाद थी। जर्राह की इस दूसरी कोशिश यानी इस ऐलान को इस मर्तबा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी सुना। आप सबसे इस वक्त जहाज का कप्तान मुखातिब है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। हमारे पास इस जहाज पर बम है और हम वापस एयरपोर्ट की जानिब जा रहे हैं। हमारे कुछ मुतालबात हैं, तो बराए मेहरबानी आप खामोश रहें। यूनाइटेड एयरलाइंस के तैयारे में मौजूद मुसाफिरों और अमले को वेरिजोन एयरफोन्स नामी खुसूसी फ़ोन की मदद से ज़मीन पर राब्ते की सहूलत फराहम की गई थी। जहाज़ के हाईजैक होने के 33 मिनट के अंदर जहाज़ में सवार 12 मुसाफिरों ने जहाज़ में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब एयरफोन की मदद से ज़मीन पर 35 फ़ोन कॉल्स की, मगर इनमें से 20 को तो फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिया गया, लेकिन 15 कॉल्स पर मुसाफिरों का ज़मीन पर राब्ता हो गया। इन कॉल्स की मदद से बहुत हद तक ये समझने में मदद मिली कि इस वक्त फ्लाइट 93 पर हो क्या रहा था। जहां तैयारों को फौरी तौर पर लैंड करने को कहा गया, तो दूसरी जानिब जैसे ही क्लोलैंड एयर ट्रैफिक ने ज़ियाद अल जर्राह का ऐलान सुना, तो फौरन जवाब दिया गया कि ठीक है, यूनाइटेड 93 हमारी बात का जवाब दें। हम ये जान चुके हैं कि आपके पास इस फ्लाइट में बॉम्ब है। क्या आप हमें सुन सकते हैं? हमें जवाब दें, यूनाइटेड 93 जवाब दें। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई जवाब नहीं मिला। मगर एयर कंट्रोलर जॉन वर्थ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पैदा हुआ जब रात 9:42 पर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरीकी फ़िज़ाई हुदूद में परवास करने वाले तमाम दीगर तैयारों को करीबी हवाई अड्डों पर फौरी तौर पर उतर जाने का हुक्म दिया। तमाम तैयारों ने तो जॉन वर्थ की आवाज़ को सुना और जल्द ही लैंड करने लगे, लेकिन ओहायो के ऊपर से प्रवास करने वाली परवाज़ 93 पर उनकी आवाज़ और अल्फाज का कोई असर नहीं हुआ और इस परवाज़ ने वाशिंगटन डीसी की जानिब अपना सफ़र जारी रखा। अब तक अमरीकी अवाम इस बात का अंदाज़ा लगा चुकी थी कि फ़्लाइट 93 या तो व्हाइट हाउस की जानिब या फिर ये कैपिटल हिल की जानिब जा रही थी। मिचेल जोकोफ लिखते हैं कि कैपिटल हिल में एक पुलिस अफसर चीखता हुआ हॉल में भागा, एक तैयारा हमारी जानिब आ रहा है, बाहर निकलो, इस जगह को खाली कर दो। ये सुनकर खवातीन बिना जूतों के नंगे पांव बाहर की जानिब भागी। खतरे की घंटियां बजने लगी। कांग्रेस के कुछ अरकान दरख्त के नीचे जमा होने लगे। मुसल्लह पुलिस अफसरान अमरीकी सेनेट के रहनुमाओं को सर्द जंग के दौर में बनाए जाने वाले बंकरों में ले गए। इस दौरान तैयारा 40,000 फीट की बुलंदी से 20,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच चुका था। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ज़ियाद अल जर्राह को इसे उड़ाने में मुश्किल पेश आ रही थी। टॉम मैकमिलन लिखते हैं कि टॉम बर्नेट ने फोन पर अपनी अहलिया डीना को बताया कि वो कुछ करने का इरादा कर रहे हैं। डीना ने पूछा, तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? टॉम ने कहा, बहुत से लोग, हमारा एक ग्रुप है और एक मुसाफिर। तेरेमी ग्लिक ने कहा, मेरे जैसे 3 ज़हीन लोग इस वक्त जहाज में हैं। हम यहाँ मौजूद हाईजैकरों में से एक फर्द पर हमला करने का सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो किस चीज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास अब भी वो बटर नाइफ है जो नाश्ते के साथ हमें जहाज में दिया गया था। सुबह 9:53 पर ज़ियाद अल जर्राह और सईद अल गामदी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जहाज में सफार
مسافر بھی ان کے اس اقدام کے خلاف بغاوت پر اتر سکتے ہیں۔ کاکپٹ کے باہر کھڑے احمد الغزنوی اور احمد النامی نے انہیں بتایا تھا کہ کس طرح مسافر مسلسل فون کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں گھور رہے ہیں۔ جراح جانتے تھے کہ انہیں اپنے ہدف تک پہنچنے میں ابھی مزید آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ٹام میک ملن لکھتے ہیں کہ بغاوت کرنے والے تمام مسافر جہاز کے درمیانی حصے میں جمع تھے۔ فلائٹ اٹینڈنٹ سینڈی بریڈ شاہ جہاز کے عقبی یا پچھلے حصے میں پانی گرم کر رہی تھی تاکہ اسے ہائی جیکروں پر پھینکا جا سکے۔ کچھ تفتیش کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ کھانے کی ٹرالی کو کاکپٹ پر حملے کے دوران استعمال کیے جانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تو عین اسی وقت مسافروں نے کاکپٹ پر دھاوا بول دیا۔ مسافروں کی جانب سے ہائی جیکروں پر حملہ ٹھیک 9:57 پر شروع ہوا۔ ہوا بازی کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی غیر مسلح مسافروں نے دوران پرواز ہائی جیکروں پر اس طرح حملہ نہیں کیا تھا۔ طیارے کے 20 انچ تنگ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ان مسافروں نے کاکپٹ پر حملہ کر دیا۔ جراح اور ان کے ساتھی غامدی جو ہوائی جہاز اڑا رہے تھے، انہوں نے ان لوگوں کی آوازیں سنی۔ ان دونوں کو طیارہ اڑانے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ وائس ریکارڈر کے ٹرانسکرپٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 9:57 پر جراح چلائے اور پوچھا کہ کون ہے وہاں اور کیا ہو رہا ہے۔ پھر پیچھے سے آواز آئی کہ جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ انہوں نے جہاز کے کنٹرول اسٹک کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھمانا شروع کیا تاکہ مسافر اپنا توازن کھو بیٹھے اور انہیں کاکپٹ کی جانب بڑھنے میں مشکل ہو۔ ایک مسافر برنیٹ کی آواز بلند ہوئی کہ کاکپٹ میں چلو، کاکپٹ میں۔ اس پر جراح نے عربی میں کہا وہ کاکپٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، دروازے کو اندر سے بند کیے رکھو۔ جراح جہاز کی کنٹرول اسٹک کی مدد سے جہاز کو دائیں بائیں حرکت دیتے رہے۔ تب تک طیارے کی فضا میں بلندی 5000 فٹ مزید کم ہو چکی تھی۔ 9:59 پر جراح نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ انہوں نے جہاز کو دائیں بائیں کے بجائے اوپر اور نیچے کرنا شروع کر دیا۔ 10 بجے کے قریب جب مسافروں کے ہائی جیکروں پر حملے میں شدت آئی تو کاکپٹ میں موجود ہائی جیکروں نے طیارے کو کریش کرنے یعنی گرانے سے متعلق بھی سوچا۔ جراح نے کہا کیا ہم بس اب اس کو ختم کر دیں؟ الغامدی کا جواب تھا کہ نہیں، ابھی نہیں، جب وہ سب اندر آئیں گے تو ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے، مگر ابھی نہیں۔ فلائٹ 93 کی ایک بار پھر فضا میں بلندی میں کمی ہوئی اور مسافر ابھی تک کاکپٹ میں داخل نہیں ہوئے تھے اور جہاز کا کنٹرول ابھی تک جراح کے ہاتھ میں تھا، لیکن تب تک جراح کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ 5 سیکنڈ بعد ایک مسافر چلایا، حملہ کرو۔ شاید اس کی مراد کھانے کی ٹرالی تھی، کیونکہ اس کے بعد پلیٹوں اور شیشوں کے گرنے اور ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ 10:01 پر جہاز نے دوبارہ اوپر کی جانب جانا شروع کیا۔ ٹام میلن لکھتے ہیں کہ پھر جراح نے کہا کیا وقت آ گیا ہے؟ کیا ہم اب اسے تباہ کر دیں؟ الغامدی نے جواب دیا ٹھیک ہے، تو بس اب ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر اچانک لوگوں کی مزید چیخیں سنائی دیں۔ تب ہائی جیکروں کو احساس ہوا کہ اگر وہ جہاز کو اڑاتے رہے تو مسافر جلد ہی ان پر قابو پا لیں گے۔ اس کے بعد مسافر کاکپٹ کا دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جراح عربی میں چلائے اسے نیچے زمین پر گرا دو، اسے نیچے زمین پر گرا دو۔ تب تک مسافر کاکپٹ تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے جراح کو مارنا شروع کر دیا۔ غالباً الغامدی جہاز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بالآخر فلائٹ 93 واشنگٹن میں قائم کیپٹل ہل پر ٹکرانے میں ناکام ہو کر پینسلوینیا کی سمرسیٹ کاؤنٹی میں گر کر تباہ ہو گئی۔ 560 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہوئے بوئنگ 757 طیارے کی ناک 40 ڈگری کے زاویے سے بجلی کی تاریں توڑتے ہوئے زمین سے ٹکرا گئی اور جہاز کے مسافر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ابھی وہاں سے 15 منٹ کی دوری پر تھا، یعنی مسافروں کی بہادری کی بدولت 4 میں سے ایک جہاز اپنی منزل تک پہنچ کر نقصان پہنچانے سے پہلے ہی تباہ ہو گیا اور جہاز میں سوار 40 کے قریب مسافر اپنی جواں مردی اور بہادری کے سبب امریکی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔